आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको दिया, एक सामान्य मानव कान की सुनने की सीमा श्रव सीमा क्या है। चार ऑप्शन आपको दिया, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सेकंड ऑप्शन आपको दिया 20 हर्ट्ज से कम। थर्ड ऑप्शन आपको दिया 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया 200 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज। तो दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको दिया, पहला क्वेश्चन आपको दिया कि एक सामान्य मानव कान की सुनने की सीमा श्रव सीमा क्या है। चार ऑप्शन आपको दिया है। तो दोस्तों जब भी, हर बार जब आपके सामने नया क्वेश्चन आ रहा है, आपको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो का सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि एक सामान्य मानव कान की सुनने की सीमा श्रव सीमा क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ये आपको याद रखना है। एक सामान्य मानव कान की सुनने की सीमा श्रव सीमा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 30 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। रेलवे आरआरबी साइंस के 1500 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे ने बार बार पूछा है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। दोस्तों यह इस सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी सीरीज के 2 वीडियो अपलोड कर दिया हो, तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको उन दोनों वीडियो को देखना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है। दोस्तों ये वीडियो आपकी आने वाली एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे आपके रेलवे ने पूछा गया और आगे भी पूछ सकता है, इसलिए वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम को अपश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, जिन्हें चमगादड़ या कुत्ते सुन सकते हैं। मानव कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम को अपश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, जिन्हें चमगादड़ या कुत्ते सुन सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिया, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, गैल्वेनोमीटर और स्पेरोमीटर। दोस्तों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। लैक्टोमीटर दूध के विशिष्ट गुरुत्व को मापकर उसकी शुद्धता बताता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, यह भी आपको याद रखना है। लैक्टोमीटर दूध के विशिष्ट गुरुत्व को मापकर उसकी शुद्धता बताता है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। आई होप ये आप समझ रहे हो। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि शेविंग दर्पण, हजामती दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया है, उत्तल, अवतल, समतल और परवलयिक। दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया कि शेविंग दर्पण, हजामती दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन दिया आपको उत्तल, दूसरा ऑप्शन दिया आपका अवतल, थर्ड ऑप्शन दिया आपको समतल और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका परवलयिक। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना है। हर बार जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ा है और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा है। आइए इसका आंसर चेक करते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि सेविंग दर्पण, हजामती दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल। शेविंग दर्पण, हजामती दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अवतल। ये आपको याद रखना है। अवतल दर्पण चेहरे का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिखाता है जब चेहरे को दर्पण के पास रखा जाता है, जिसमें शेविंग करने में आसानी होती है। अवतल दर्पण चेहरे का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिखाता है
जब चेहरे को दर्पण के पास रखा जाता है जिससे शेविंग करने में आसानी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि लेंस की क्षमता पावर का मात्रक क्या है। चार ऑप्शन आपको दिया है, जूल, कैंडेला, डायोप्टर और वाट। दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया है कि लेंस की क्षमता पावर का मात्रक क्या है, जूल, कैंडेला, डायोप्टर और वाट। दोस्तों वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। तो दोस्तों लेंस की क्षमता पावर का मात्रक क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। तो ये आपको याद रखना है कि लेंस की क्षमता पावर का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये आपको याद रखना है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। यह फोकस दूरी का व्युत्क्रम इनवर्स होती है, P इज इक्वल टू 1/f, जहाँ f मीटर में होना चाहिए। यह फोकस दूरी का व्युत्क्रम इनवर्स होती है, P इज इक्वल टू 1/f, जहाँ f मीटर में होना चाहिए। उत्तल लेंस की पावर पॉजिटिव और अवतल लेंस की पावर नेगेटिव होती है। ये भी आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की पावर क्या होती है, निगेटिव होती है। ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया कि एक विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्रोड किसका बना होता है। एक विद्युत चुंबक का क्रोड किसका बना होता है। चार ऑप्शन आपको दिया, नर्मलोहा, इस्पात, तांबा और एल्यूमिनियम। चार ऑप्शन आपको दिया, नर्मलोहा, इस्पात, तांबा और एल्यूमिनियम। दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड किसका बना होता है, नर्मलोहा, इस्पात, तांबा और एल्यूमिनियम। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट दिखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड किसका बना होता है, नर्मलोहा, इस्पात, तांबा और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मलोहा। एक विद्युत चुंबक का क्रोड किसका बना होता है, नर्मलोहे का बना होता है। ये आपको याद रखना है। नर्मलोहे में चुंबकीय गुण बहुत जल्दी आते हैं और बिजली बंद करते ही चुंबकीय गुण तुरंत खत्म हो जाते हैं। इसलिए इसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में होता है। ये भी आपको याद रखना है कि नर्म लोहे में चुंबकीय गुण बहुत जल्दी आते हैं और बिजली बंद करते ही चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं। इसलिए इसका उपयोग अस्थायी चुंबक, टेम्पररी मैग्नेट बनाने में होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस और नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिया है, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, बल का नियम और घर्षण का नियम। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस किस और नाम से भी जाना जाता है। संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, बल का नियम और घर्षण का नियम। तो वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो ये आपको याद रखना है। जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल न लगाया जाए। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल न लगाया जाए। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जड़त्व का नियम क्या कहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि रात रात के आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया है, तारों द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, बादलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके एसएससी और रेलवे पूछता है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट दिखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि रात के आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारों द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, बादलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन। तो वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने लिखा होगा।
तो दोस्तों रात के आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। रात के आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग परतों से गुजरता है तो उसका लगातार अपवर्तन होता है, जिससे तारा टिमटिमाते हुए दिखता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया कि कार्य, वर्क, बल, फोर्स और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या संबंध है। चार ऑप्शन आपको दिया। वर्क इज इक्वल टू एफ अपॉन डी, वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी, वर्क इज इक्वल टू एफ प्लस डी और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ माइनस डी। तो दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने इसका सही आंसर गेस किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कार्य, बल और विस्थापन के बीच क्या संबंध होता है और चार ऑप्शन आपको दिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। कार्य, बल और विस्थापन के बीच क्या संबंध होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी होता है। ये आपको याद रखना है। कार्य इज इक्वल टू बल मल्टीप्लाई बल की दिशा में विस्थापन। इसका ऐसा मतलब जूल होता है। यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो किया गया कार्य शून्य होता है, जैसे कुली का सिर पर बोझ उठाकर चलना। तो ये भी आपको याद रखना है। कार्य इज इक्वल टू बल मल्टीप्लाई बाय बल की दिशा में विस्थापन, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि दीपक की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण चढ़ता है। चार ऑप्शन आपको दिया। केशिका तत्व, केशिक केशिक तत्व क्रिया। दूसरा ऑप्शन दिया आपको गुरुत्वाकर्षण बल। थर्ड ऑप्शन दिया आपको तेल का दबाव और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको तेल की श्यानता। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया कि दीपक की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण चढ़ता है। केशिका तत्व, केशिक तत्व क्रिया, गुरुत्वाकर्षण बल, तेल का दबाव, तेल की श्यानता। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशिका तत्व, केशिक तत्व क्रिया। दीपक की बत्ती में तेल पर किस कारण चढ़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशिका तत्व, केशिक तत्व क्रिया। बारीक नलियों में तरल पदार्थ के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की घटना को केशिक तत्व कहते हैं। बत्ती के धागों के बीच छोटे छोटे छेद नली की तरह काम करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा शाही सोखना और पेड़ों की जड़ों से पानी का ऊपर चढ़ना भी इसी का उदाहरण है। बारीक नलियों में तरल पदार्थ के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की घटना को केशिक तत्व कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बत्ती के धागों के बीच छोटे छोटे छेद नली की तरह काम करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा शाही सोखना और पेड़ों की जड़ों से पानी का ऊपर चढ़ना भी इसी का उदाहरण है। ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। चार ऑप्शन आपको दिया। तांबा, सोना, चांदी और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा था कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा था कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तांबा, सोना, चांदी या एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चांदी। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चांदी। तो ये भी आपको याद रखना है। चांदी सिल्वर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है और इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसके बाद आता है तांबा, कॉपर। तो ये आपको याद रखना है कि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है और इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसके बाद तांबा आता है, ये आपको याद रखना है। आई होप ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।